हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, मेरा नाम है उज्ज्वला और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं द चैप्टर एग्जीक्यूटिव और आज हमारे इस चैप्टर का है लेक्चर नंबर 3 यानी कि पार्ट 3। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में और उसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। यस, यू हर्ड इट राइट। एंड बच्चों, लास्ट क्लास में वी टॉक्ड अबाउट प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, उनके पास कुछ पावर्स होती हैं, उनकी बात करी थी हमने। एंड हिज पावर्स आर नोन एज दी डैश पावर्स। मेरे को जरूर कमेंट्स में लिखकर बताइएगा, आप लोग कमेंट बहुत ज्यादा कम करते हो एंड मतलब काम के कमेंट्स नहीं करते आप लोग, तो प्लीज एक बारी कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइएगा कि प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती हैं उनको कौन सी पावर्स बोला जाता है। डू लेट मी नो। एंड आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, लेकिन उससे पहले बच्चे लोग लेट अस स्टार्ट द क्लास। और सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि हमने हमारे देश के अंदर 3 सिस्टम्स थे, प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, लेकिन फिर भी व्हाई हैव वी chosen the parliamentary system for India? So there is a question in all of your minds and let us try and answer that. Parliamentary executive in India. India already had some experience of running the parliamentary system under the acts of 1919 and 1935. This experience had shown that in the parliamentary system, the executive can be effectively controlled by the representatives of the people. बच्चों, हम लोग देखते हैं कि एक्ट जो थी, 2 एक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, 1919 और 1935 की। तो इन एक्ट्स के तहत इंडिया के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था। इन 2 एक्ट्स के तहत इंडिया के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था। क्या एक्सपीरियंस था? पार्लियामेंट्री सिस्टम को चलाने का एक्सपीरियंस था। और इस एक्सपीरियंस ने हमको ये दिखाया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होती है उसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा। तो एग्जीक्यूटिव यानी कि दी इम्प्लीमेंटिंग, लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है हमारे लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा। अब यहां पे बात हो रही है बट व्हाई द पार्लियामेंट्री फॉर्म। ठीक है, एक्सपीरियंस था तो क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म का भी ले लेते अगर उसको हम चुन लेते तो, बट यहां पर व्हाई ओनली दी पार्लियामेंट्री फॉर्म? देयर इज अ क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग देंगे। So the Indian Constitution wanted to ensure that the government would be sensitive to the public expectations and would be responsible and accountable. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहता था कि जो गवर्नमेंट होगी वो पब्लिक एक्सपेक्टेशंस की तरफ सेंसिटिव रहेगी, लोगों की जो उम्मीदें होंगी उनकी तरफ बच्चों सरकार ध्यान देगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, आपकी जो गवर्नमेंट है, दोज पीपल हैव बीन इलेक्टेड बाय यू, then obviously the government would have to be sensitive towards the demands of the people and government responsible भी होगी, accountable भी होगी, जिम्मेदार होगी सरकार और लोगों के जो है लोगों के लिए जवाबदेही भी रहेगी। क्यों रहेगी जवाबदेही? क्योंकि बच्चों लोगों ने ही उसको चुना होगा। अकाउंटेबल क्यों होगी? बिकॉज तो क्योंकि लोगों ने ही चुना है, लोगों ने ही इलेक्ट करा है, तभी जो है लोगों की तरफ जवाबदेही भी रहेगी हमारी सरकार। उसी के साथ साथ द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव पुट्स मच एम्फेसिस ऑन द प्रेसिडेंट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एज सोर्स ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव पावर। यस, सो यहाँ पे बच्चे लोग बोला जा रहा है कि जो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव होता है, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव वो जो है प्रेसिडेंट पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं और सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है उसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के पास। जितनी एग्जीक्यूटिव पावर है उसको एक आदमी के हाथ में थमा दिया जाता है, इसका भी हेड वो, उसका भी हेड वो, हर जगह का हेड एक ही बंदा है। तो बच्चों हो सकता है ना कि जब आप सारी पावर किसी एक इंसान के हाथ में दे दो तो वो इंसान उस पावर को गलत तरीके से यूटिलाइज करने लग जाए। दैट कुड हैपन, है ना। तो यहाँ पे इस वजह से प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज नॉट दैट राइट, उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर पब्लिक की तरफ लोग जवाबदेही हैं, पब्लिक की तरफ लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज द पब्लिक हैज चोजन देम। नाउ द नेक्स्ट इज देयर इज ऑलवेज द डेंजर ऑफ पर्सनालिटी कल्ट इन प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। बच्चों पर्सनालिटी कल्ट की बात हो रही है कि क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव के अंदर
जो प्रेसिडेंट है उसमें ऐसा हो सकता है कि उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है कि वो उस पॉपुलैरिटी का गलत फायदा भी उठा सकता है और सारी पावर अपने हाथ में लेकर कुछ भी कर सकता है। तो पर्सनालिटी कल्ट का खतरा बना रहता है। एन एग्जीक्यूटिव विल ऑलवेज बी आंसरेबल टू कंट्रोल बाय द लेजिस्लेचर और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन एग्जीक्यूटिव को हमेशा एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि लोग कंट्रोल करे, जिसको जो है लोग हटा सकते हैं, बना सकते हैं। What is the parliamentary form of system? President is the formal head of the state and Prime Minister and the Council of Ministers run the government at the national level. याद रखिएगा इस चीज को बच्चों। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि इंडिया के अंदर है, जो कि इंडिया के अंदर अडॉप्ट किया गया है, यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में सारी पावर दे दी गई है। बट व्हाट वी सी इज प्रेसिडेंट भी है, प्रेसिडेंट को एक फॉर्मल हेड बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर है जो कि एक्चुअल हेड है, जिनके पास रियल पावर्स हैं टू रन द गवर्नमेंट, एंड प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ वी आल्सो हैव अ बॉडी कॉल्ड एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल मिलकर सरकार को चलाते हैं एंड ऑल ऑफ दीज पीपल बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी, या फिर अगर कोalition बना है तो उसमें से कुछ लोगों को, मतलब जो जीते हैं, या तो एक पार्टी जीती होगी क्लियर मेजोरिटी के साथ, या फिर कुछ पार्टी साथ में आके अपनी मेजोरिटी को कलेक्टिव बनाकर जीती होंगी। लेकिन दोनों ही केस सिनेरियोज में हम देखते हैं कि यही जो है सरकार चलाएंगे। At the state level, executive comprises of the governor and the chief minister and the council of minister. State level पे जो executive है उसके अंदर गवर्नर भी आते हैं, चीफ मिनिस्टर भी आते हैं और हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आते हैं। ठीक है बच्चों, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द सीएम होता है ना, हर स्टेट का गवर्नर भी होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये सारे लोग स्टेट लेवल पे भी एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, विच मीन्स दैट दे इम्प्लीमेंट द लॉ। ऑलराइट, सो दिस इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम एंड इंडिया के अंदर अडॉप्ट करा है बिकॉज इंडिया को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ये सिस्टम अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर रहता है तो चेक में रहता है वो सिस्टम, पीपल कैन पुट अ चेक ऑन इट, द लीडर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पीपल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट। लास्ट क्लास में हमने प्रेसिडेंट की बात करी थी, अभी इस क्लास में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 63। ओके, तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल हमको बताता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। यहां पर हमें पता चलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है इनको 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, यानी कि इनको 5 साल के लिए चुना जाता है। Election method is similar to that of the president. The only difference is that the members of the state legislatures are not a part of the electoral college. बच्चों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इलेक्शन मेथड होता है वाइस प्रेसिडेंट को चुनने का, वो इलेक्शन मेथड काफी ज्यादा सिमिलर रहता है टू दी प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेथड जो होगा बिल्कुल सिमिलर रहता है टू द वाइस प्रेसिडेंट। द ओनली डिफरेंस बीइंग कि स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं वो हमारे इलेक्टोरल कॉलेज मींस द पीपल हु इलेक्ट यू, स्टेट लेजिस्लेचर उसका हिस्सा नहीं होते। बच्चों, ध्यान में रखिएगा ये बात कि जब प्रेसिडेंट को चुना जाता है तो उनके इलेक्शन में हर कोई एमपी, एमएलए, हर कोई शामिल होता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिफरेंस यही है कि जो हमारे एमएलएज हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलएज होते हैं, वो मौजूद नहीं होते इनके इलेक्शन में, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। May be removed from his office by a resolution of the Rajya Sabha passed by a majority agreed to by the Lok Sabha. हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट जी को जो है ऑफिस से बाहर भी निकाला जाए, लेकिन बाहर निकालने के लिए आपको चाहिए राज्यसभा का एक रेजोल्यूशन, विच इज लाइक उनको जो है पास करना पड़ेगा एक रेजोल्यूशन, और बच्चों उसके बाद पास्ड बाय मेजॉरिटी द्वारा पास कराना पड़ेगा रेजोल्यूशन। उस रेजोल्यूशन में यही बात होगी कि वाइस प्रेसिडेंट को निकाला जा रहा है, और पास कराने के बाद लोकसभा में भी मेंबर्स जब एग्री करेंगे तब जाकर आप वाइस प्रेसिडेंट को निकाल सकते हो, विच इज अ वेरी वेरी रेयर इंस्टेंस, क्योंकि डिफिकल्ट प्रोसीजर भी है और प्लस मतलब कुछ ऐसा करना भी तो चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को कि भाई उसको निकालने की नौबत आ गई। नेक्स्ट, Vice President acts as the ex officio chairman of the Rajya Sabha, takes over the office of the president when there is a vacancy by reasons of death, resignation, removal by impeachment or otherwise, acts as the president only until a new president is elected. बच्चों, बात कुछ ऐसी है कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ये प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं,
कैसे बन सकते हैं प्रेसिडेंट? ओनली इन द इंस्टेंस जब प्रेसिडेंट का रिमूवल हुआ है, जब एक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर एक वेकेंसी क्रिएट होती है। ये वेकेंसी जो है, खाली जगह जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कैसे क्रिएट हो सकती है, तो उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है डेथ। हो सकता है बच्चों की आज एक प्रेसिडेंट बना है और उसके टर्म में ही उसकी डेथ हो जाती है। सो इन दैट टर्म अब एकदम से दूसरा प्रेसिडेंट कहां से लाके खड़ा कर दे हम, तो इसलिए फॉर टाइम बीइंग हम वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का दर्जा दे देते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग। दूसरी चीज है रिजाइन अगर कर दिया प्रेसिडेंट ने, खुद से जो है रेजिग्नेशन दे दिया, उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाएगा, क्योंकि एकदम उनके अंडर पोस्ट है ना वो, प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर प्रेसिडेंट की पोजीशन वेकेंट होती है तो वाइस प्रेसिडेंट उसको एक्वायर करेंगे जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, रिमूवल बाय इम्पीचमेंट और अदरवाइज। इनका जो है रिमूवल बाय इम्पीचमेंट भी हो सकता है, इम्पीचमेंट के थ्रू। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, और बच्चों उस प्रोसीजर के साथ अगर प्रेसिडेंट को निकाला जाता है, प्रेसिडेंट ने कुछ बहुत खतरनाक कर दिया है, और अगर प्रेसिडेंट को निकाला जाता है उस प्रोसीजर के थ्रू, देन हम लोग कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट उनका ऑफिस एक्वायर कर लेंगे। लेकिन एक चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये ऑफिस वो तभी तक एक्वायर कर सकते हैं जब तक न्यू इलेक्शंस कंडक्ट नहीं होते, जब तक प्रेसिडेंट जी को फिर से इलेक्ट नहीं किया जाएगा। सो हम लोग देखते हैं कि विद इन a period of 6 months, 6 महीने के अंतर्गत न्यू इलेक्शंस फिर से इलेक्शन कंडक्ट होगा, और इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद हमारा जो प्रेसिडेंट है वो नया आ जाएगा। लेकिन तब तक उन 6 महीनों तक हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उस पोस्ट को एक्वायर करके रखेंगे। ठीक है, तो सिर्फ तभी तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे जब तक एक नए प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं किया जाता है, उसके बाद इनको भी ऑफिस छोड़ना ही पड़ेगा। ऑलराइट, सो आई होप बच्चे लोग आपको ये बात बिल्कुल 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 क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो असली हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और एग्जीक्यूटिव को चलाने का काम भी प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं कौन? देखिए, प्राइम मिनिस्टर बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर अगर हम बोलें कि जो रियल एग्जीक्यूटिव है ना हमारे देश के अंदर, जिसके पास असली पावर है, हर चीज की पावर है जिसके पास, वो है प्राइम मिनिस्टर। श्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस टाइम पे इंडिया के गवर्नमेंट के अंदर हम बोल सकते हैं ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, बिकॉज हमारी कंट्री जो है सबसे ज्यादा पावर देती ही प्राइम मिनिस्टर को है। ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ काम जरूर करते हैं, बट हाँ उनके लीडर हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, क्योंकि उनको अपॉइंट ही प्राइम मिनिस्टर ने करा है। President exercises his power only on the advice of the Council of Ministers. In the parliamentary form of executive, it is essential that the Prime Minister has the support of the majority in the Lok Sabha. This support by the majority also makes the Prime Minister very powerful. बच्चों प्रेसिडेंट भी अपनी पावर जो है सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही एक्सरसाइज करते हैं, हमने देखा भी था, पर उनकी एडवाइस को वापस भेज सकते हैं, बट अगर फिर काउंसिल ने उनको फिर से सेम एडवाइस दे दी तो ही विल हैव टू रिकंसिडर इट, ही विल हैव टू कंसिडर इट, और भाई दूसरे बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस भेजेंगे, प्रेसिडेंट अगर एग्री करते हैं तो ठीक है, नहीं करते वापस एडवाइस भेजते, लेकिन अब जब दोबारा वापस आएगी वो, तब तो उन्हें वो चीज कंसिडर करनी ही पड़ेगी। ही नो लॉन्गर हैज एन ऑप्शन ऑफ नॉट कंसिडरिंग इट, करना ही पड़ेगा भाई अभी तो कंसिडर। सो नाउ इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, जिसकी अभी हमने बात करी, यहां पर बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास जरूरी है कि सपोर्ट हो लोकसभा की मेजॉरिटी का, और ये जो सपोर्ट होगा ये जो है प्राइम मिनिस्टर की पावर, मतलब प्राइम मिनिस्टर को और भी ज्यादा ताकतवर बना देता है। मतलब मैम मसल वसल सिक्स पैक एब्स आ जाती हैं प्राइम मिनिस्टर की। पावरफुल का मतलब है इन टर्म्स ऑफ द पावर्स, द पोजीशन दैट द प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइजेज। बच्चों आप खुद सोचिए कि एक पार्टी जो है इलेक्शन लड़ रही है, और इलेक्शन लड़ने के बाद
वो पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी मिलती है लोकसभा में। टू 272 से ज्यादा सीटें मिलेंगी तो मिलेगी ना मेजॉरिटी। खुद सोचो 272 का डबल क्या होगा, 545, हाँ। तो 272 सीट से ऊपर अगर किसी पार्टी को सीट मिल जाती है, दैट मीन्स उस पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल करी है लोकसभा में। वो पार्टी अब सरकार बनाएगी और सरकार बनाने के बाद अगर वो कलेक्टिवली वो पार्टी जो है किसी मेंबर को चुन के प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दे रही है, तो बच्चों आप खुद सोचिए कि वो प्राइम मिनिस्टर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। बट हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टी क्लियर मेजॉरिटी के साथ हमेशा जीते, बिकॉज थोड़े टाइम से हमको दिख रहा है कि इंडिया के अंदर कोalition गवर्नमेंट का सिलसिला चलता आ रहा है, जहां पे कोई भी एक पार्टी जो है क्लियर मेजॉरिटी नहीं हासिल कर पाती, तो कुछ पार्टीज कलेक्टिवली मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। और उस केस के अंदर बच्चों मैक्सिमम पार्टीज जिस लीडर को अपना सपोर्ट देती हैं वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है, ओके। प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर कोalition के केस में या फिर मेजॉरिटी मिलने के केस में बन गए हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि कौन मिनिस्टर्स बनेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, कि हु विल बी द मिनिस्टर्स, उनको चुना जाता है। एलोकेट्स रैंक्स एंड पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनकर कि भाई उनको चुन लिया गया है कि ये 5 लोग हैं 8 लोग हैं, इनको चुन लिया है, उसके बाद उनको रैंक देते हैं, उनको पोर्टफोलियो दी जाती है। रैंक और पोर्टफोलियो का मतलब है कि भाई आप होम मिनिस्टर हो, आप डिफेंस मिनिस्टर हो, आप जो हैं आप रेलवे के मिनिस्टर हो, आप हेल्थ मिनिस्टर हो, ठीक है, आप विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हो। तो ऐसे करके बच्चों रैंक्स और पोर्टफोलियोज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Depending upon seniority and political importance, ministers are given the ranks of cabinet ministers, minister of state और deputy minister। और बच्चों इन्हीं काउंसिल में से जो बहुत ही ज्यादा मतलब सीनियर लोग हैं, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनको मिलाकर बना दिए जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब उनको जो है थोड़ा 4-5 लोगों की कैबिनेट बना दिया जाता है। स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर का दर्जा भी उनको दिया जाता है। इन द सेम मैनर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स चूज मिनिस्टर्स फ्रॉम देयर ओन पार्टी और कोalition। अच्छा, जो सीएम होते हैं स्टेट के, वो भी अपने खुद की छोटी छोटी कैबिनेट चूज करते हैं। और बच्चों उसके साथ प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इफ समवन बिकम्स अ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग एन एमपी, सच अ पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 months। क्या बात कर दी मैम। देखो बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं वो सब पार्लियामेंट के मेंबर्स हो। वी नो कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल जो है वो एग्जीक्यूटिव है, बट पार्लियामेंट का मेंबर यानी कि लेजिस्लेचर का मेंबर होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। लेजिस्लेचर, अगर पार्लियामेंट में आपके पास सीट नहीं है तो आप कैसे बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर को चुन लिया जाता है, बट वो इंसान जो है वो उसके पास सीट नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। तो बच्चों फिर जो है इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं और कहीं ना कहीं से उस इंसान को चुन कर लाया जाएगा, लेजिस्लेचर का पार्ट बनाया जाएगा, यानी कि पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया जाएगा, फिर उसको प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा। मतलब कॉम्प्लिकेटेड मत समझना। अगर कोई इंसान मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन गया है बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, एमपी नहीं बना, लेकिन उसको मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया है, तो उस केस में आप बिना इलेक्ट हुए कभी भी ऐसे ओहदे पे नहीं आ सकते हो। ठीक है, तो उस केस में उस इंसान को पहले तो चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, उसको पार्लियामेंट में विद इन 6 months ऑफ होल्डिंग दैट पोस्ट इलेक्ट होना पड़ेगा, नहीं तो छोड़नी पड़ेगी वो पोस्ट। समझिएगा इस चीज को। एक और चीज जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, एग्जीक्यूटिव जो होती है उसको लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है। लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करेगा बच्चों, पार्लियामेंट के अंदर रूलिंग पार्टी तो है ही है, प्राइम मिनिस्टर की अपनी पार्टी के लोग हैं, बट उसके साथ साथ और भी तो पार्टीज हैं जो हार गई, उनके भी तो कुछ ना कुछ कैंडिडेट जीते होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि सारी सीटें एक ही पार्टी ने जीत ली, दैट्स नॉट पॉसिबल।
जितनी अमाउंट ऑफ पार्टीज हमारी कंट्री के अंदर है उसमें ये तो सिचुएशन कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती है कि एक पार्टी सारी की सारी पार्लियामेंट की सीटें जीत जाए। तो दूसरी भी पार्टीज हैं जो कि ऑब्वियसली ऑपोजिशन पार्टीज हैं, और वो ऑपोजिशन पार्टीज बहसबाजी करके हर चीज पर एक अपनी तीखी नजर रखकर कमियां ढूंढती ही रहेंगी रूलिंग पार्टी के रूलिंग में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है हमारे डेमोक्रेसी के लिए कि हमेशा जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो चेक में रहे। नहीं तो उनपे चेक कौन रखेगा? पार्लियामेंट रखेगी। पार्लियामेंट हमेशा चेक करती रहेगी कि वॉट एवर द एग्जीक्यूटिव इज डूइंग, वेदर वो चीज कुछ ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हर चीज पर बहस और मुद्दे जो हैं उठाए जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। और इस तरीके से हमारी लेजिस्लेचर जो है वो हमारे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करके रखेगी, हमेशा उस पर एक कंट्रोल बना के रखेगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है ये कि हमारी एग्जीक्यूटिव पर एक कंट्रोल बना रहे। आपने ये चीज ना उसमें उस चैप्टर में पढ़ी थी, पावर शेयरिंग। बच्चों आपको याद है पावर शेयरिंग के अंदर हमने ना एक चीज पढ़ी थी, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अगर याद नहीं है तो कनेक्ट करो। हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर क्या होता था कि हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन पर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर को बांटा जाता था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और हमने देखा था कि उनके पास डिफरेंट पावर्स हैं बट बराबर पावर है। कोई भी अपनी पावर ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, नहीं तो दूसरा उसको रोक लेगा। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी इसको बोला जाता था कि अगर हल्का सा एग्जीक्यूटिव अपनी पावर को ज्यादा यूज करने की कोशिश करेगा तो वहीं पर उसको जो है दूसरे ऑर्गन्स रोक लेंगे, जुडिशरी रोक लेगी, हमारी लेजिस्लेचर रोक लेगी। सो दैट इज व्हाट द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस मीन, जहां पे एक चेक और बैलेंस बना रहना चाहिए। नहीं तो कोई ऑर्गन गलत काम भी कर सकता है, ज्यादा पावर को भी यूटिलाइज कर सकता है। तभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लेजिस्लेचर होती है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं और पूरी काउंसिल को यानी कि पूरे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करके रखती है। सो आई होप ये बात जो है सभी बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो बच्चों इसी के साथ हमारे आज का जो लेक्चर है वो होता है समाप्त। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आगे थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे, रियल एग्जीक्यूटिव को देखेंगे हमारे देश के अंदर जो है। एंड बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बच्चे लोग आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड आज हमने जो जो पढ़ाई करी है, जो जो पढ़ा है। एंड मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर एंड बाय बाय। बाय गाइस।